वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने हीलियम की ग्राउंड स्टेट अप्रोक्सीमेट करनी है। हीलियम को हम पहले भी देख चुके हैं 5th चैप्टर में, लेकिन उस केस में हमने इसकी जो कॉम्प्लिकेशन में नहीं गए थे। हमने जो इसका टर्न करने वाला पार्ट है 1/r1 - r2 जो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है उसको निगलेक्ट कर दिया था। तो इस केस में हम इसको लेके चलेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप देख लो कि है हमारे पास हीलियम एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और सेंटर में न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन हैं और कुछ न्यूट्रॉन है जिसको हम हमारे इस प्रॉब्लम के लिए क्वांटम मैकेनिक्स में यहाँ पे इररेलेवेंट है। तो हम दो ही चीज़ें कंसीडर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और एक दूसरा प्रोटॉन। और हैमिल्टोनियन में जो फाइन स्ट्रक्चर करेक्शंस हैं और आपके पास दूसरी स्मॉल करेक्शंस हैं उसे भी हम इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास जो हैमिल्टोनियन है वो ये ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, ये काइनेटिक एनर्जी है सेकंड इलेक्ट्रॉन की, ये है पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल एनर्जी सेकंड इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों के दरमियान में रिपल्शन r-r2। हमारा मकसद ये है कि हमने हीलियम एटम के लिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी को फिजिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि इक्वल एनर्जी होगी जब जो आपको चाहिए होगी हीलियम एटम से दोनों इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। एक्सपेरिमेंटली ये ग्राउंड स्टेट फाइंड की गई है। एक्सपेरिमेंटली ग्राउंड स्टेट है -78.975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमने यही नंबर जो है रिप्रोड्यूस करना है थ्योरेटिकली। ठीक है, इसके एक्सप्लेनेशन ढूंढनी है और उसका एक तरीका ढूंढना है कि हमारे पास ये नंबर आ जाए थ्योरेटिकली। इस प्रॉब्लम के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोई हमारे पास एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन को एग्जैक्टली सॉल्व कर लिया था क्वांटम मैकेनिक्स में, हम हीलियम को सॉल्व नहीं कर सकते। और जो जिसकी उसकी वजह है वो है ये इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। ये टर्म है जिसकी वजह से हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते। 5th चैप्टर में जो ऐसे हमने इसको सॉल्व किया था उसको मैं थोड़ा सा चाहता हूँ कि रिवाइज कर लें हम, कि अगर हम जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है उसको निगलेक्ट करते हैं तो हैमिल्टोनियन है वो स्प्लिट हो जाता है 2 हाइड्रोजन एटम के हैमिल्टोनियन में। सिर्फ फर्क ये होता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2e वैल्यू, 2 वहाँ पे एक ही है, यहाँ पे 2e होता है। ठीक, तो चार्ज हमारे पास डबल ही हुआ है जो होता है, बाकी हैमिल्टोनियन बिल्कुल सेम। और जब ये स्प्लिट हो जाता है आप सेपरेट कर सकते हो, तो ये आप इसको 2 हाइड्रोजन के प्रोडक्ट में लिख सकते हो ग्राउंड स्टेट को। तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट आ जाती है अगर आप ये इंटरेक्शन रिपल्जन टर्म है, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो रिपल्जन टर्म, इसको इग्नोर कर दें। तो ये हमारे पास होगा एक हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन, ये सेकंड हाइड्रोजन का एटम हैमिल्टोनियन, ये मैं टोटली इग्नोर कर रहा हूँ लेट्स से। तो मेरे पास ये सेपरेबल है हैमिल्टोनियन, सेपरेबल होगा तो आप इसके जो सोल्यूशन को प्रोडक्ट में लिख सकते हो, तो आपके पास ये ग्राउंड स्टेट होगी। और ये इसी ग्राउंड स्टेट की वजह की तरह आपके पास जो एनर्जी जो नजर आ रहा है आपके पास चार्ज वो 2e, और 2e आपके पास आ रहा है, तो इसकी वजह से आपके पास फोर्स अपेयर होगा। तो इसकी ग्राउंड स्टेट होगी एनर्जी 8e1। ठीक है, 8e1 हमारे पास ग्राउंड स्टेट होगी, और आप अगर वैल्यू पुट करो e1 की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अभी मैंने आपको बताया कि एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू है वो ये है -78.975 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। तो ये -109 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये काफ़ी हम इससे दूर है, ऑलमोस्ट 33% या 35% ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है, हम इससे काफ़ी दूर है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, हमने अप्लाई करना है वेरिएशनल मेथड, तो अप्रॉक्सीमेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी। मकसद हमारे पास वही है कि हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी को अप्रॉक्सीमेट करना है। तो ट्रायल वेव फंक्शन मैं स्टार्ट करता हूँ ये इसी से, ये वेव फंक्शन से। ठीक है, इसी ये वेव फंक्शन से मैं स्टार्ट करता हूँ, ये हमारा होगा ट्रायल वेव फंक्शन। तो इसमें जो आपके पास बट स्टेट यूज करोगे वो साइन नॉट ही है, तो साइन नॉट ये ट्रायल वेव फंक्शन यूज करने से हमें फायदा ये होगा कि काफी सारा हैमिल्टोनियन आपको सॉल्व हो जाएगा, कुछ हैमिल्टोनियन का पार्ट आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि ये हैमिल्टोनियन इस का जो पार्ट है ये ग्राउंड, ये इस जो टर्म्स हैं जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखी हैं उसके ऑलरेडी ये सॉल्व हैं,
इसकी हमने एनर्जी लिखी हुई है, आपने इग्नोर कर दिया था, ये इसकी एनर्जी आपके पास 81 आई है। ये है वो पार्ट जो आपको एक्सप्लिसिटली कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एच अगर साइन नॉट पे अप्लाई करते हो तो आपके पास ये इन दो ब्रैकेट वाली टर्म की वजह से आएगा 8E1 और ये वाली टर्म आपके पास रह जाएगी BEE साइन नॉट। और अगर आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेते हो तो आपके पास ये नंबर है 8E1, ये एज इट इज आएगा, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू है ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन फॉर्म की। तो इसको हमने सॉल्व करना है और ये इंटीग्रेशन है दो वेरिएबल्स के ऊपर, हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन। तो आप वी की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे, आपके पास ई स्क्वायर ऑफ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ जाएगा, और ये वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन से 8 a क्यूब दोनों की तरफ से आएगा, तो ये स्क्वायर हो गया आपके पास। और यहाँ से एक वेव फंक्शन e पावर -2, दूसरा वेव फंक्शन e -4 e पावर -4 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन है एक वेरिएबल r1 पे और दूसरी है r2 पे, एक इलेक्ट्रॉन, ये दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो ये हमने दो इंटीग्रेशन करनी है थ्रू आउट वॉल्यूम, थ्रू आउट स्पेस। तो मैं करना चाहता हूँ R2 इंटीग्रल फर्स्ट, और R1 जो हमारे पास, इसके लिए हम फिक्स कर देते हैं कि चूज इस तरह एक्सिस को करते हैं कि R1 हमारे पास Z2 के लॉन्ग है, ठीक है, R2 हमारे पास ये दरमियान में कहीं है, और ये θ2 एंगल बना रहा है Z से या R1 से, और ये φ2 है एंगल X2 से, ठीक है। तो मैंने R1 को फिक्स किया अलोंग Z2, यानी कि एक्सिस चूज इसी तरह की है, और मैं अब इंटीग्रेट करूंगा R2 को, ठीक। और बाय कोसाइंस लॉ आपके पास अगर इस तरह कोई भी आर्बिट्री ट्राइंगल आपके पास 3 वेक्टर्स आप जोड़ देते हो किस तरह, तो आप इसका जो साइड है ऑपोजिट टू द एंगल, आप इसका कोसाइन लॉ से फाइंड आउट कर सकते हो। इंटरमीडिएट में आपने देखा होगा। तो इंटीग्रेशन है जो मैंने सॉल्व करनी है पहले, वो R2 की वजह से, तो यहाँ से R2 वाली पिक कर ली हम टर्म। तो ये नीचे मेरे आपके पास आ रहा है R-R2, और ऊपर आपके पास यहाँ से रिजल्ट है DR1, और DR1 वॉल्यूम इंटीग्रल है। तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट की है DR2 की। तो ये मेरे पास आ गया ऊपर R2 वाला पार्ट, स्प्लिट कर लिया मैंने, नीचे R1 - R2 कोसाइन लॉ से नीचे आ गया, और ऊपर है आपके पास R2 स्क्वायर साइन θ2 DR2 dθ2 dφ2, जो स्फीयर में हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट होता है। तो इस केस में हमारे पास जो 5 इंटीग्रेशन है वो तो काफ़ी आसान है, 0 से लेके 2 पाई d5 है सिर्फ, वो 2 पाई वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। और 0 5 वो भी इंटीग्रेशन मुश्किल नहीं है, क्योंकि हम जो नीचे हमारे पास बेस है, बेस का डेरिवेटिव ऊपर हम बना सकते हैं। तो बेस का डेरिवेटिव होगा नीचे, अगर मैं डेरिवेट करूँ यहाँ से, वो आएगा +2R1R2 साइन θ2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, साइन θ2 ऊपर है ऑलरेडी, तो 2R1 2R2 मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब मैं इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई कर सकता हूँ, तो मैंने पावर रूल अप्लाई कर दिया। तो एक पावर में ऐड और एक पावर से ऐड करके आप डिवाइड करोगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास R1 R2 और ये आपके पास लिमिट्स आ गई। तो लिमिट्स मैंने पुट की यहाँ पे। लिमिट पुट करने के बाद आप याद रखोगे ये R1 + R2 का होल स्क्वायर बन गया, ये R1 - R2 का होल स्क्वायर है। तो ये पुट करने के बाद यहाँ पे जो ये रिजल्ट्स मेरे पास आ गए। तो ये इसको एवेल्युएट करने के लिए आपको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि R1 और R2 लेस है या ग्रेटर है एक दूसरे से। तो हमें दोनों केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे कि अगर R1 R2 से लेस है, R2 से ग्रेटर है, R1 R2 से ग्रेटर है, तो हमारे पास R1 - R2 ये एज इट इज आ जाएगा। तो यहाँ पे -R1, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी ना, ये हमें हमेशा पॉजिटिव देगा ये वैल्यू जो एब्सोल्यूट है। तो -R1 - R2, तो -R1 + R2 -R1 से -R1 + R1 कैंसिल, तो 2R1 डिवाइड यहाँ से आ जाएगा 2R2 और यहाँ पे डिवाइड है R1 R2, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो इसी तरह दूसरी कंडीशन की, अगर R2 ग्रेटर देन हो R1 से, तो मेरे पास इसका रिजल्ट आएगा अलग 2R2। तो दो केसेस हैं कि R2 R1 से लेस हो या ग्रेटर हो, हमारे पास इंटीग्रेशन अलग दिखेगी, जो रिजल्ट है वो डिफरेंट दिखेगा। तो मैंने अब इंटीग्रेट करना है इसको। तो इंटीग्रेशन मैंने दोनों को स्प्लिट किया है। मेरे ख्याल में ये बेहतर तरीका है इसको लिखने का कि एक है 2R1 + 2R2,
तो ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं कि जब जैसे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं R2 को बिलो R1, ठीक है, R2 को इंटीग्रेट करें हम बिलो R1, तो हम ये पास ये वाला इंटीग्रेशन का पार्ट आएगा। और अगर हम अबव R1 अप्लाई करते हो, अबव R1 इंटीग्रेट करते हो R2 को, तो R1 से लेके इन्फिनिट और हमारे पास जो पार्ट आएगा ये वाला आएगा, ठीक है, R2 ग्रेटर देन R1। आप बिलो इंटीग्रेट करते हो यहाँ से R2 को R1 से, तो 0 से लेके R1 तक जब हमारा वेक्टर है तो हम इसको कंसीडर करेंगे। और अबव इसके अगर हमारे पास R2 ग्रेटर देन R1 है तो हम इस वाले पार्ट को कंसीडर करेंगे। तो इसमें भी मैंने यही किया। तो ये है, इससे मल्टीप्लाई किया 0 से लेके R1 ये वाला पार्ट क्योंकि बिलो के लिए था, और 2/R2 ये अबव के लिए था, तो मैं इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ R1 से लेके इन्फिनिट तक। अगेन आप देख रहे हो बिल्कुल वो इंटीग्रेशन जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, इसमें सिर्फ लिमिट्स डिफरेंट है। उसमें 0 से लेके इन्फिनिटी थी, यहाँ पे R1 0 से लेके R1 है, और यहाँ पे R1 से लेके इन्फिनिट है। बिल्कुल रिजल्ट वही है, इंटीग्रल वही है, आप सिर्फ लिमिट्स चेंज करोगे इसमें, और आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा। तो मेरे पास I2 जो है या इंटीग्रल ओवर TR2 वो मैंने सॉल्व कर लिया, जो कंप्लीटली हमने सॉल्व कर लिया R2 के रिस्पेक्ट। अब हम आते हैं R1 की तरफ, ठीक है। तो पहले तो मैंने ये किया है कि जो मेरे पास ये रिजल्ट है ये वाला, ठीक है, VEE एक्सपेक्टेशन वैल्यू, तो इसमें मैंने दोबारा वैल्यू पुट की, ये एज इट इज आ जाएगी, ये वैल्यू भी एज इट इज आ जाएगी, और बाकी इंटीग्रेशन ओवर R1 रह जाएगी। तो ये एज इट इज, ये भी कॉन्स्टेंट शॉर्ट मल्टीप्लाई हो रहा था, ये हमारे पास आया यहाँ से पाई a क्यूब ओवर 8R1, यहाँ से आ गया, R1 में अंदर ले गया। तो इंटीग्रेशन अब हम करें R1 से, तो ये एज इट इज R1 इस तरफ, और ये हमारे पास पूरा एक्सपोनेंट को छोड़ के हमारे पास पूरा वॉल्यूम एलिमेंट है, R1 स्क्वायर sin θ1 d θ1 d phi1 dr1, और ये e-4R1 ये है। तो मैंने इसको थोड़ा सा और R1 से कैंसिल हो गया, तो बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया। ये भी कैंसिलेशन हो गई, हमारे पास 8 और पाई a क्यूब आ गया मेरे पास यहाँ। तो अब मैंने इंटीग्रेशन, ये एंगुलर पार्ट तो काफ़ी आसान है ना, हमारे पास वो 4 पाई आ जाएगा। अगेन आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे sin θ1 को d θ1 को d phi1 को, हमारे पास एंगुलर पार्ट में जो ग्रीन में मैंने शो किया वो 4 पाई आ जाएगा। हमने इंटीग्रेट करना है सिर्फ R को, ठीक है। R को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आप देखोगे कि एग्जैक्टली यही है जो इंटीग्रेशन दोबारा अपेयर होगी। इसमें देखिए आपके पास जो ये पार्ट है RE⁻⁴RA dr, तो ये देखिए RE⁻⁴RA, इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट में थोड़ी सी पावर आपके पास चेंज है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिट तक है, तो आप उसमें लिमिट चेंज करोगे, -4R चेंज करोगे, आपके पास इंटीग्रेशन जो हमने पहले पेज पे देखी है वो आ जाएगी। इस केस में भी R मल्टीप्लाई और एक्सपोनेंशियल के साथ, इधर आपके पास R² मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंट के साथ। तो हम सारी इंटीग्रेशन के रिजल्ट देख चुके हैं, तो आप इन सारी इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स को देखोगे और पुट करोगे, आपके पास यहाँ आएगा 4a² ओवर 128। इन रिजल्ट्स को, इस इंटीग्रेशन को दोबारा आप पुट करो यहाँ पे, ये आपके पास R की वजह से इंटीग्रेशन, ये आपके पास एंगुलर पार्ट ये पुट किया आपके पास, और आपके पास है 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास ये रही वैल्यू VEE की, और ये वाला हमारे पास पार्ट था -109। दोबारा अगर आप हैमिल्टन में वैल्यू पुट करें -109 + 34, तो हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब है।